जीतन राम मांझी कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं उनको। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं जो अभी बता रहा है। अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। कल तक तेजस्वी दावा नहीं दे रहे थे। नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री, आपने सुन लिया। जीतन राम मांझी को गया में सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार इनके भी मैदान में है। चारों की किस्मत 10 सीटों की गया में से दांव पर लगी हुई है और आपने सुन लिया जीतन राम मांझी। इस समय आकाशवाणी सुन लेते हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव पहले राउंड में 2327 वोट से पीछे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। छपरा की अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट, उनकी ओर से जीत के बड़े बड़े दावे किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर निशाना साधा गया था और ये मोकामा की तस्वीर बनाकर आप तक दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार चल तो रहे हैं आगे, लेकिन नीतीश कुमार की गाड़ी काफी तेज रफ्तार से 2/3 के अंकों तक पहुंच चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते चले, नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ 77 सीटों के साथ जेडीयू नंबर 1 पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जो बिहार की सबसे पुरानी पार्टी रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के अंक पर आकर टिक गई है। सुप्रिया जी, जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आपकी। सुप्रिया जी। नहीं, मैं थोड़ा सा बहुत ही विनम्रता से, और इसके बाद मुझे जाना होगा, मेरा दूसरी जगह शो है, मैं बहुत ही विनम्रता से सुधांशु जी से बस एक बात कहना चाहती हूँ। आप सदन के सदस्य हैं और सदन के सदस्य होने के नाते जिस बात को मैंने उठाया उसको आप भी उतनी विनम्रता और उतनी गंभीरता से लीजिए। मेरा सवाल फिर से मैं दोहरा देती हूँ, आपके तमाम कार्यकर्ता, आपके तमाम नेता, आपके पदाधिकारी, आपके पूर्व सांसद ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं, 3-3 जगहों पर वोट डाल रहे हैं, 3-3 एपिक नंबर है और तीनों जगह वोट पड़ रहा है। ये लोकतंत्र का चीरहरण है या नहीं है? ये करने से काम नहीं चलेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने बोला 22 जगह किसी की फोटो न लगे। 22 जगह फोटो लगने के प्रमाण है ना, कैसे लग गई फोटो 22 जगह? और शांभवी चौधरी जी अपने दाहिने हाथ में भी इंक दिखाती हैं, बाएं हाथ में भी इंक दिखाती हैं। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है गंभीर चर्चा होनी पड़ेगी, क्योंकि यही लोकतांत्रिक ढांचे का मूलभूत आधार है और अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो चुनाव नतीजे पर गंभीर सवाल उठेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है, एक सदस्य होने के नाते सदन के आपको तंज कसने के बजाय इस पर थोड़ी गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए और जवाब देना चाहिए कि बीजेपी के लोग कैसे मल्टीपल लोकेशंस पर वोट डाल रहे हैं और थेथरई से दिखा भी रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इस पर सुधांशु जी की, ठीक है आप जाइए। और सुधांशु जी सवाल के पास आते हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को समझना होगा, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था चुनाव में, लेकिन काम करता हुआ नजर नहीं आया। और अगर 10 सीटें या उसके आसपास कांग्रेस आकर टिक जाती है तो अपने इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करती हुई 2025 के चुनाव में नजर आएगी। वो भी तब जब SIR का मुद्दा उठाकर, वोट चोरी का मुद्दा उठाकर बीजेपी और उसके सहयोगियों को लगातार इस पार्टी की ओर से तंज कसते हुए यहाँ पर निशाना साधा गया था। सुधांशु जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन 2 बड़े मुद्दे अगर मैं आपसे जानना चाहूं, अगर 2/3 बहुमत के आसपास यहां पर एनडीए पहुंच रहा है तो 2 कौन-कौन से बड़े फैक्टर रहे जिसने एनडीए के लिए बिहार में काम किया है? मेरा मानना है सुशासन, विकास और सामाजिक समरसता, इन 3 चीजों ने, और इसके साथ सांस्कृतिक गौरव का विषय। मतलब मैं अगर उस दृष्टि से कहूं तो भगवान राम की जन्मस्थली पर उत्तर प्रदेश में पहले ही भारतीय जनता पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी है, यानी जनादेश मिला था। अब माता सीता की धरती से भी उसी प्रकार का जन समर्थन, जनादेश मिलने का संकेत लगभग स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, मैं सामाजिक समरसता की बात क्यों कर रहा हूं? मुकेश सहनी जी का बाकायदा एक स्टेटमेंट था, मैं इसमें कोई जातियों का नाम लेके लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, उनके स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा मल्लाह समाज के ऊपर अक्सर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा अधिक हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या है। बिल्कुल, ये उन्होंने बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं। इसका अर्थ हो जाता है कि अपने स्वार्थ में नेता भले ऊपर मिल जाएं, कार्यकर्ता कितने मिलते हैं और धरातल पर उनका वोट कितना मिलता है, यह भी देखने की बात है, दोष देने की बजाय। जबकि हमारा जो गठबंधन है जदयू के साथ या रामविलास जी की पार्टी के साथ, अगर आप देखें तो ये एक दूसरे का पूरक गठबंधन है।
पिछली बार चिराग पासवान जी लड़े थे अलग, तो उस कारण से जदयू को नुकसान हुआ था और सीधा फायदा आरजेडी को हुआ था। इस बार वो हमारे साथ हैं, तो बस सिर्फ उतनी ही सीटें आप हटा के जोड़ दीजिए तो आपको लगभग ये पिक्चर दिखाई पड़ने लगेगी। तो किसी को, चूंकि बिहार में बहुत सोशल इक्वेशन की बात होती है, उसको भी देखें तो बहुत स्पष्ट सा दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु या कोई बड़ी नई चीज दिखाई पड़ने वाली बात नहीं है। गौर से देखिए तो सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है, जो था धरातल पे वही आकर चित्रपट के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, स्टूडियो में भी बहुत सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार मामलों के एक्सपर्ट आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को हम बताते चले कल्याणपुर से महेश्वर आगे चल रहे हैं, नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार 1995 से लगातार वो जीत रहे हैं, एक बार फिर से आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा फिर आगे हो गए। मोकामा में 5 राउंड की वोटिंग के बाद, जनगणना के बाद अनंत सिंह 5546 वोट से आगे चल रहे हैं। अनंत सिंह जो खुद तो जेल में हैं, लेकिन उनके लिए प्रचार प्रसार खूब किया था, आपको बताते चले ललन सिंह की ओर से, और अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें वहां पर पैदा होने वाली नहीं है। सूरजभान की पत्नी को उतारा गया था आरजेडी की ओर से मैदान में, लेकिन अनंत सिंह आगे चल रहे हैं जेल में होते हुए भी। बिहार की राजनीति भी ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जेडीयू के उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, उनकी पत्नी शिवहर से सांसद हैं, उनके बेटे आरजेडी से शिवहर में विधानसभा का चुनाव 2020 में लड़े थे, लेकिन इस बार पाला बदलकर वो जेडीयू के उम्मीदवार बन गए, वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, और अनंत सिंह खुद मोकामा से आगे चल रहे हैं।